हेलो। 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 हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ जी, जी हाँ। जी जी। देखिए, आज का जो ये हमारा विषय है, इसका नाम है पंच पक्षी शास्त्र। ये दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्रचलित विधि है ज्योतिष के संबंध में। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए ज्योतिष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ अगर हम नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, तो उसी से काम हो जाता है। आपने किसी ने सुना है पंचपक्षी शास्त्र के बारे में? नहीं सर, अब तक नहीं सुना। ओके ओके। ये इसके 3 बैच में पढ़ा चुका हूं पहले, पिछले 2 साल के अंदर में। और क्योंकि ये दक्षिण भारत की एक विधा है, तो वहां से ज्यादा बाहर निकल नहीं पाई। इसको मैंने पढ़ा, उसके बाद प्रैक्टिकल किए, उसके बाद मैं इसको पढ़ाने वाले विषय पे आया हूँ। अब पंचपक्षी क्या होता है? देखिए, ये डेमो क्लास है। मैंने ये डेमो क्लास तैयार की है क्वेश्चन के हिसाब से। जो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने ये क्लास तैयार की है। ठीक है, इसको हम सुनेंगे पहले। पंचपक्षी शास्त्र, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, पंच पक्षी यानी 5 प्रकार के पक्षी। इसमें 5 प्रकार के पक्षी होते हैं, जो होते हैं गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। इस पद्धति में इन 5 पक्षियों को लिया गया है। अब इन 5 पक्षियों से होता क्या है? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? आपने गिद्ध, उल्लू, मोर, मुर्गा और 5वां क्या बताया? गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। अच्छा, जी जी। हेलो। नहीं, इसको ना क्या कहते हैं, जो लिंक है, सभी लोग लिंक से ही ज्वाइन हुए हैं और आराम से हुए हैं। शायद आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, अब बताएं क्या करें। देखो, बाकी लोग सब जुड़े हुए हैं, अभी वो भी जुड़ा, 35 हो गए हैं। हाँ जी 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 जी। तो गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर,
अब इसमें इन 5 पक्षियों को लिया गया है, इन 5 पक्षियों के द्वारा ही फलित होता है। अब इसको हम कैसे लेते हैं? इसको हम ऐसे लेते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके जो जन्म का नक्षत्र होता है, यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के अनुसार उस व्यक्ति के जन्म का पक्षी निर्धारित होता है। ठीक है ना? और उस पक्षी को ही आधार मानकर उस व्यक्ति के जीवन के हर पहलू का, हर प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। अब जन्म का पक्षी कैसे निकालेंगे, ये आपको बता दिया कि जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है, उस नक्षत्र के हिसाब से वह उसके जन्म का पक्षी निर्धारित हो जाता है। अब ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार 27 नक्षत्र माने गए हैं, 28वां अभिजीत है जिसको ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई है। 27 मेन मान के चलते हैं। और पंच पक्षी शास्त्र में प्रत्येक 5 पक्षियों में से प्रत्येक पक्षी किसी ना किसी नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसके अनुसार चलता है। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि जन्म का पक्षी कौन सा होगा? ये डिपेंड करता है नक्षत्र के साथ साथ जो जातक का या बच्चे का जन्म हुआ है वो शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में हुआ है। पक्ष इसमें मेन होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन के होते हैं, सभी को पता होगा। और जिस नक्षत्र और जिस पक्ष के आधार पर जन्म के पक्षी का निर्धारण होता है, उसी के आधार पर व्यक्ति का जीवन के संबंध में सवाल दिए जाते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है और कृष्ण पक्ष में हुआ है। आप में से कुछ लोगों का होगा ज्येष्ठा नक्षत्र में और शुक्ल पक्ष में, तो उस व्यक्ति के जन्म का जो पक्षी होगा वो मुर्गा होगा। और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में ही जन्म हुआ है और जन्म का पक्षी शुक्ल हो गया, यानी शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो उस जातक के जन्म का पक्षी जो होगा वो उल्लू होगा। इन सब की एक टेबल बनी होती है पूरा। सर रिपीट करिए सर, ये आप पहले कृष्ण पक्ष बोला फिर शुक्ल पक्ष बोला सर। देखिए, अगर ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है और शुक्ल पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में अगर कृष्ण पक्ष में अगर ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है जी, तो जन्म का पक्षी मुर्गा होगा। ओके। और शुक्ल पक्ष में अगर ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है जिसमें जन्म हुआ है, तो जन्म का पक्षी उल्लू होगा। अब क्लियर है? ओके सर, यस। शुक्ल पक्ष, अब सवाल आता है किस पक्ष में किस नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कौन से पक्षी करते हैं? राइट, है ना? अब इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष में 1 से लेके 5 नक्षत्र, यानी कि 27 नक्षत्र में हम पहले से लेके 5वें तक गिनेंगे। पहले से लेके 5वें तक का जो नक्षत्र होता है उसका जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको जो रूल करता है वो होता है गिद्ध। 6 से लेके 11 तक का जो होता है उसको रूल करता है उल्लू। 12 से लेके 16 तक का जो होता है उसको करता है कौवा। 12 से 16, हाँ जी। 17 से 21 तक का जो होता है उसको रूल करता है मुर्गा। और 22 से 27 तक जो रूल करता है वो होता है मोर। अब इसमें सागर जी आपने ये सारे जो पक्ष बताए ये सब शुक्ल पक्ष बताए हैं? यस बिल्कुल, शुक्ल पक्ष का बताया ये आपको। जी Sir, will you please repeat the numbers again? जी, शुक्ल पक्ष का बताया आपको। शुक्ल पक्ष में अगर 1 से 5 नक्षत्र जी गिनेंगे हम 1 से लेके 5 तक, तो उसका जो रूल करेगा वो गिद्ध करेगा। गिद्ध, हाँ।
6 से लेकर 11 तक उल्लू करेगा, 12 से 16 तक कौवा करेगा, 17 से 21 तक मुर्गा करेगा और 22 से 27 तक मोर करेगा। ठीक है। जी जी। अब ये सवाल आता है कि अगर जन्म का पक्षी निर्धारित हो जाता है तो क्या अच्छा। वो हमेशा शुभ फल देता है या व्यक्ति के लिए शुभ रहता है? क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि मन में सवाल आते हैं सबके, वो मैंने सवाल आपके सवाल में खुद ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उनका जवाब भी दे रहा हूँ। एक मिनट सागर जी, ये तो आपने शुक्ल पक्ष की बात करी। जी। अब हम अपोजिट, अगर किसी का कृष्ण पक्ष में जन्म हो तब क्या क्या होंगे उसके पक्षी? देखिए मंजू जी, ये डेमो क्लास है, जी ठीक है ना। जी। तो इसमें मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए चीजें क्या हैं। राइट। अच्छा जी। अगर जी पूरा मैं सारा बताऊंगा तो ये क्लास में पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा इसमें, डेमो जी जी क्लास में, जी जी ठीक है ना। जी जिस तरह शुक्ल पक्ष में बताया है ऐसी कृष्ण पक्ष में भी होता है, जी जी। ठीक है। हम्म। अब ये मन में विचार आता है कि जो जातक का जन्म का पक्षी है क्या वो हमेशा के लिए शुभ फल देता है? देखिए, जातक के जन्म का पक्षी व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी होता है, लेकिन हर समय एक सा नहीं होता, कभी अच्छा कभी खराब, कभी आपका कभी डाउन। ये सब डिपेंड करता है उस जो पक्षी है जो हमने जन्म का निकाला है उसकी गतिविधि पर, यानी कि वो किस कार्य में लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अब गतिविधि कौन कौन सी होती है? शासन करना, खाना, घूमना, सोना और मरना। ये 5 तरह की क्रियाओं में ये पक्षी, पांचों पक्षी हमेशा किसी ना किसी क्रिया में लगे रहेंगे और उसी क्रिया के अनुसार हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। अब 5 जो गतिविधियां हैं, जैसे भोजन करना, घूमना, नेतृत्व करना, शासन करना, सोना या फिर मर जाना, इस तरह की क्रियाएं होती हैं जो हम देसी भाषा में बोलते हैं। प्रत्येक पक्षी प्रतिदिन इन 5 अवस्थाओं में से गुजरता है। प्रत्येक पक्षी प्रतिदिन इन 5 अवस्थाओं में से गुजरता है और इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो पक्षी शासन करने की अवस्था में होता है जिस भी समय पे, उस समय रिजल्ट 100% सही आते हैं। उससे कम अच्छे रिजल्ट आएंगे आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज मेरा ब्रेक हो रहा है? सभी को हो रहा है क्या? Actually, many people are on mute, so everybody please keep yourself mute. हाँ, शांति सुनेंगे सब समझ में आएगा, है ना। शासन करने की अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है, उसके बाद में फिर घूमने की, फिर खाने की, फिर सोने की और फिर मरने की। ये 5 तरह की अवस्थाएं हैं, उन्हीं के अनुसार रिजल्ट मिलते हैं। अब एक नया सवाल आता है कि क्या जन्म पक्षी की जन्मकालीन गतिविधि के अनुसार जातक को भविष्य में फल मिलता है? तब कि जिस जन्म का पक्षी है उस समय अगर वो इन 5 गतिविधि यानी 5 क्रियाओं में से किसी एक में लगा होगा, खाना, घूमना, सोना, मरना या शासन करना, तो क्या पूरा जीवन वही रिजल्ट मिलेंगे? अगर किसी व्यक्ति का जन्म के समय में पक्षी शासन की अवस्था में है तो उसको जीवन भर आसानी से चीजें मिलेंगी, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और अगर किसी के जन्म का पक्षी जन्म के समय मृत अवस्था में है,
यानी कि मरने की क्रिया में है, तो उसको जीवन भर स्ट्रगल करना पड़ेगा और सभी प्रकार के सुखों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, Sir, please keep everybody mute. Actually, many people are on mute. ये जी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes. यस सर। देखो राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी, चंद्रमा खराब है इसलिए राइटिंग भी खराब है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है 1 यम बराबर 6 घटी। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है इसमें। सर बड़ा करिए ना, स्क्रीन मेन स्क्रीन में लाइए ना। ये तो मेन में ही है, पूरा बड़ा ही है मेरे हिसाब से तो। नहीं 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 आ रहा। नहीं आ रहा सर, सब आइकॉन आ रहे सर। नहीं आ रहा है? नहीं, सब आइकॉन आ रहे हैं। अभी नहीं आया? नहीं नहीं आया। नो सर, इकट्ठे आ रहे हैं बहुत सारे। अच्छा अच्छा, आप आओगे, ज्वाइन हो गए आप? अब मोबाइल पे किसी से पूछ करके करा है। चलो, कोई बात नहीं। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ये आ रहा है? सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन ही नहीं आ रही है? आपकी नहीं सर, फोटो आ रही है। आपकी आ रही, आप दिखाई देते हैं बस। ये अब आ रही है? नो सर, आपकी आ रही है, वो नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा सर। चलिए 1 मिनट में Actually, sir, tell them to swipe. अपने मोबाइल पे वो स्वाइप करेंगे ना और आप शेयर करोगे तो उनको दिखेगा। नहीं, मैं लैपटॉप पे हूँ अभी। नहीं आ रहा सर, स्वाइप करने के बाद भी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ उसको, ओके। ठीक है ना, आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें होता क्या है, 1 यम, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? जी Yes. हाँ जी चलिए, जी। 1 यम का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। 1 यम बराबर 6 घटी, और 6 घटी बराबर 2 घंटे 24 मिनट के होता है। काशू ने भेजा। शांत रहें। इस Yes. तरह से एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 10 यम बनते हैं, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट के 24 घंटे को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 घंटा 24 मिनट का एक पार्ट हो गया। ओके। ठीक है, अब इनमें से 24 घंटे में हम मान के चलते हैं कि 5 दिन के होते हैं और 5 रात के होते हैं, 12-12 घंटे के हिसाब से। ठीक है, यस। इसका मतलब ये 6 घटी 2 घंटे 24 मिनट का मतलब ये हुआ कि कोई भी पक्षी अगर किसी क्रिया में, किसी गतिविधि में, किसी कार्य में रहेगा, चाहे वो शासन करने की हो, खाने की हो, घूमने की हो, सोने की हो या मरने की हो, तो वो 2 घंटे 24 मिनट तक ही रहेगा। ओके। उसके बाद उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर वो शासन करने की क्रिया में 2 घंटा 24 मिनट सफर कर चुका है तो उसके बाद वो खाने की क्रिया में आ जाएगा अगले 2 घंटा 24 मिनट के लिए। ओके। ठीक है, यस। स्क्रीन शेयर करने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है मेरे को, तो हो नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं सर। अभी देखता हूँ एक बार अगर हो जाए तो। अभी हुआ कुछ? नहीं सर, नहीं हुआ। स्क्रीन ही नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। चलो नो सर। चलो कोई बात। चलिए अब अगला सवाल होता है, ये 5 पक्षी प्रतिदिन किस तरीके से कार्य करते हैं, जो हमारे मन में सवाल आते हैं, क्योंकि एकदम नया विषय है ये। यस सर। प्रत्येक दिन को 2 भागों में बांटा जाता है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक और सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक, और फिर दिन और रात को 5-5 भागों में बांटा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया।
24 घंटे के हिसाब से 10 यम बनेंगे उसमें। पांचों पक्षी प्रत्येक भाग में अपनी किसी न किसी गतिविधि में 24 घंटे लगे रहते हैं। कोई मरने की अवस्था में रहता है, कोई सोने की, कोई खाने की, कोई शासन करने की, और कोई घूमने की अवस्था में रहता है। जैसे मान लेते हैं शुक्ल पक्ष में रविवार को सुबह 6 बजे से लेके 8:24 तक, सुबह 6 बजे से लेके 8:24 तक गिद्ध का समय चल रहा है और वो भोजन करने की अवस्था में है। इसी काल में 6 बजे से लेके 8:24 तक उसी में उल्लू जो है वो घूमने की अवस्था में चलता है, कौवा शासन करता है, मुर्गा सोता है और मोर मरा हुआ होता है। 2 घंटा 24 मिनट का काल होता है, इनका समय होता है। समझ गए? ठीक है ना। इसी तरीके से पूरे दिन हर जो पक्षी है, प्रत्येक पक्षी किसी न किसी गतिविधि में वो लगा रहता है। अब 2 घंटे 24 मिनट का जो हमने यम निकाला, ये 2 घंटे 24 मिनट की अवधि को हमें यम बोलते हैं। 2 घंटे 24 मिनट का जो हमने समय निकाला, अब इसमें भी अगर आप में से बहुत से लोग वैदिक भी करते हैं तो उसमें देखा होगा कि अगर राहु की दशा चल रही है तो पहले राहु में राहु ही चलेगा प्रत्यंतर तक। जी जी हाँ, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई पक्षी 2 घंटा 24 मिनट में शासन करने की अवस्था में है तो वो शासन, इसको महादशा मान लेते हैं शासन करने की अवस्था को, तो अंतरदशा क्या होगी, वो भी शासन करने की ही होगी। इजी है, बिल्कुल इजी है एकदम ये। और वो कितनी होगी, 18 मिनट 48 सेकंड की होगी। अठारह मिनट 48 सेकंड। हाँ जी, ये 2 घंटा 24 मिनट को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो वो आ जाएगा। जी जी ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनकी जैसे दशाएं चलती है हमारे वैदिक में, ऐसे ही हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, लेकिन इसको वैदिक से नहीं जोड़ेंगे। अब सवाल आता है अगला कि किसी भी व्यक्ति के इस पंच पक्षी शास्त्र के अनुसार, उसके जन्म के पक्षी के अनुसार कैसे जाने कि उसका समय अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले जन्म के नक्षत्र के अनुसार जन्म का पक्षी निकालेंगे। फिर इसमें एक चीज और शामिल हो जाएगी, जन्म का वार, वार यानी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये सब शामिल हो जाएंगे। इसकी टेबल्स होती हैं जिनके अनुसार हम चलते हैं। गतिविधि के अनुसार जन्म का पक्षी जिस गतिविधि में होगा उसके अनुसार उसका शुभ और अशुभ समय आएगा। यानी कि अगर कोई पक्षी मरने की अवस्था में है या सोने की अवस्था में है तो यह अशुभ मानी जाती है। घूमना और भोजन करना ये सामान्य अवस्थाएं मानी जाती हैं। और शासन करना जो है ये बहुत ही शुभ अवस्था मानी जाती है, यानी कि इसमें जो भी कार्य करेंगे वो पूरे हो जाएंगे, मतलब उन कार्यों में सफलता मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे हमारे यहाँ वैदिक में ग्रह होते हैं, आपस में शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं और सम होते हैं, ऐसे ही इस पंच पक्षी शास्त्र में ये पक्षी भी आपस में मित्रता और शत्रुता रखते हैं। पक्षियों की आपस में दोस्ती उनके स्वभाव पर निर्भर करती है और ये सभी चीजें पक्ष के अनुसार बदल जाती हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार बदल जाती है। जैसे मान लेते हैं शुक्ल पक्ष में गिद्ध और मोर मित्र हैं,
तो कृष्ण पक्ष में ये मित्र नहीं रहेंगे, ओके, तो उसी हिसाब से उनके रिजल्ट बदल जाएंगे। राइट। शुक्ल पक्ष में मान लेते हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष में गिद्ध मोर और उल्लू से फ्रेंडशिप रखता है, मित्रता रखता है, और उल्लू और गिद्ध जो है मोर और कौवे से मित्रता रखता है, और उल्लू और मुर्गे से शत्रुता रखता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में गिद्ध और कौवे से मित्रता रखता है, मुर्गे और मोर से शत्रुता रखता है। थोड़ा सा लगेगा कंफ्यूजन सा, लेकिन ऐसा है नहीं, आराम से समझेंगे सुनेंगे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही इनकी मित्रता और शत्रुता बनती है, उसी के आधार पर वो हम डिपेंड करते हैं कि कैसा रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है ना। अब आता है सवाल, एक मन में सबके आ रहा होगा कि ये पंचपक्षी शास्त्र जो है ये भविष्य कथन करने में यानी कि प्रेडिक्शन करने में कैसे सक्षम है, राइट। कैसे मान लें। देखिए, तो पंचपक्षी शास्त्र की सहायता से हम प्रतिदिन का शुभ और अशुभ समय निकाल सकते हैं, किस समय हमें कार्य करना है, किस समय हमें कार्य नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर हमें कहीं जाना है, किसी बिजनेस पर्पस से कोई यात्रा करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, तो उसका भी समय हम निकाल सकते हैं, हमें किस समय घर से निकलना है, यात्रा प्रारंभ करनी है। पंचपक्षी शास्त्र इन सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम है। पंचपक्षी शास्त्र में सब अगर हमें अच्छी प्रेडिक्शन करनी है, जो हमारी प्रेडिक्शन 100% सत्य हो जाए या पूरी हो जाए, उसके लिए हमें प्रश्नों का उत्तर देते समय पक्षियों की गतिविधि, वो किस कार्य में लगे हुए हैं, उनके आपसी संबंध यानी मित्र हैं या शत्रु हैं, और उनकी दिशाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अब दिशा का मैंने जिक्र किया, दिशा क्या होती है, जैसे हमारे ग्रहों की दिशाएं होती हैं, ऐसे पक्षियों की भी दिशाएं होती हैं। पांचों पक्षी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार अपनी गतिविधि के अनुसार किसी ना किसी खास दिशा में लगे रहते हैं, यानी कोई खास दिशा उनको इंडिकेट करती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, शुक्ल पक्ष में गिद्ध पूर्व दिशा में खाना खाता है, दक्षिण दिशा में साउथ में घूमने जाता है, पश्चिम में राज करता है, शासन करता है, उत्तर दिशा में सोता है, और उत्तर पूर्व में मर जाता है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि बड़ी अजीब अजीब सी चीजें चल रही हैं इसमें, लेकिन इतना टिपिकल है नहीं जितना हम सोचते हैं। अगर मान लेते हैं, एक सवाल और पैदा होता है, यदि किसी बच्चे का जन्म के समय, मतलब प्रश्न बच्चे के जन्म से संबंधित हो, तो कैसे बताएंगे। जिस वक्त प्रश्न पूछा गया हो उस वक्त जातक जो भी व्यक्ति है उसके जन्म का पक्षी या तो शासन करने या भोजन करने की गतिविधि में हो, तो जन्म लेने वाला बालक होगा। दोबारा रिपीट करेंगे आप। जिस वक्त प्रश्न पूछा गया है उस वक्त उस व्यक्ति के जन्म का पक्षी किस भी अवस्था में हो, जैसे शासन करने में हो गया या भोजन करने में हो गया, तो ये मान के चलते हैं कि जन्म जो है बालक का होगा। ठीक है ना। और इस पंचपक्षी शास्त्र में एक सबसे बढ़िया बात, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके अनुसार। हम जैसे वैदिक ज्योतिष में, केपी में, कसफल इंटरलिंक में प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं, ऐसे ही हम
पंच पक्षी शास्त्र से प्रश्न के सवाल प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं बिना कुंडली के। जैसे प्रश्न कुंडली में दे जाते हैं ऐसे ही इसके दे सकते हैं। दूसरा, जैसे हम वर वधु का मिलान करते हैं, कुंडली में गुण मिलान करते हैं वैदिक ज्योतिष में, उसी तरीके से हम इन पक्षियों के द्वारा वर और वधु, लड़का और लड़की के शादी के लिए भी मिलान कर सकते हैं। अगला सवाल जो आता है, प्रश्न कुंडली में आ जाते हैं। अगर हम यदि जैसे हम कुंडली में देखते हैं किसी कोई वस्तु खो गई है, कोई चीज खो गई है या चोरी हो गई है, तो वैदिक ज्योतिष में समय के अनुसार भी कुंडली बनती है। एक से लेके 108 के नंबर बीच के नंबर वैदिक ज्योतिष में जैसे हम जन्म के समय के मतलब प्रश्न के समय के अनुसार कुंडली बना लेते हैं, उससे प्रश्न कुंडली का निर्माण हो जाता है, उससे हम जवाब दे सकते हैं। इसी तरीके से वैदिक ज्योतिष में 1 से लेके 108 के बीच का नंबर पूछा जाता है। केपी में 1 से लेके 249 के बीच का नंबर पूछा जाता है, और CIL कसफल इंटरलिंक में 1 से लेके 2193 के बीच का नंबर पूछा जाता है। तब हम प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं। तब हम जातक के या जो सवाल हमसे पूछना आया है उसके सवालों के जवाब देते हैं। अब मान लीजिए कोई इसमें क्या है, पंच पक्षी शास्त्र में कोई वस्तु किसी की खो गई है, अब उसको कैसे बताएंगे? जब प्रश्न किया गया उस समय का नक्षत्र देखेंगे, चंद्रमा किस नक्षत्र में है। जिस समय व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया है उसी समय की कुंडली बनाएंगे और जन्म का सिर्फ नक्षत्र देख लेंगे कि किस नक्षत्र में चंद्रमा है। अगर जन्म का पक्षी, नक्षत्र देखेंगे तो पक्षी भी निकालेंगे, उस पक्षी के आधार पर हम डिसीजन लेंगे कि अगर जन्म का पक्षी भोजन करने की अवस्था में है, यानी कि वो भोजन कर रहा है, तो ये मानना चाहिए कि खोई हुई वस्तु जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है वो घर पर ही है, घर से बाहर नहीं गई है। यदि वो घूमने की अवस्था में है, जन्म का पक्षी घूमने की अवस्था में है, तो यह मानना चाहिए कि वह वस्तु चोरी हो गई है और आपके स्थान से बहुत दूर उसको ले जाया गया है। यदि जन्म का पक्षी शासन करने की गतिविधि में है, तो इसका मतलब है जो वस्तु खोई गई है वो आपके आसपास में ही है। या तो आपके पड़ोस के घर में है, आप भूल आए हैं, गए थे मिलने, इत्तेफाक से भूल आए, नहीं ध्यान रहा, तो वो आपके आसपास में ही मिल जाएगी। यदि जन्म का प्रश्न का पक्षी सोने की अवस्था में है, तो इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया है और वह उस व्यक्ति को चुराकर कहीं दूर ले गया। खोई हुई वस्तु यदि मरने की अवस्था में पक्षी है, जो प्रश्न हमने कुंडली बनाई है उसका नक्षत्र का पक्षी मरने की अवस्था में है, तो खोई हुई वस्तु के मिलने की संभावना से इनकार कर देना चाहिए कि वह वस्तु हमें वापस नहीं मिलेगी। खोई हुई वस्तु का मिलना या ना मिलना, जिस समय प्रश्न किया गया उस समय नक्षत्र के अनुसार जो पक्षी निकल के आता है उसकी गतिविधि पर डिपेंड करता है। यदि पक्षी गिद्ध होगा, उल्लू होगा या कौवा होगा, तो खोई हुई वस्तु मिल जाएगी, और यदि मुर्गा होगा या मोर होगा तो खोई हुई वस्तु के मिलने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं या नहीं रहती।
यहां तक समझ में आ गया? सर यहाँ पे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष लागू होगा? बिल्कुल बिल्कुल लागू होगा। ओके, वो तो जब हम जन्म का नक्षत्र निकालेंगे तो उसमें आ जाएगा, हाँ राइट। ठीक है ना। जन्म का पक्षी ज्ञात, सॉरी हाँ बोलिए बोलिए। मांस और पूर्णिमा का रहेगा तो उसका भी अलग ही प्रेडिक्शन के सेम आ जाएगा, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाला। देखिए शुक्ल पक्ष कब से कब तक रहता है, बताएं, आप बताएं। हाँ, एक से 15 तक। 15वां तो पूर्णिमा। पूर्णिमा तो पूर्णिमा ही हो जाती है ना, हाँ तभी तक रहेगा वो। ओके, कभी कभी एक दिन में 2 तिथि आ जाती है सर, इसके लिए पूछा मैं नॉर्मली। हाँ वो नक्षत्रों के हिसाब से, ओके ठीक है ना। ठीक है। अब इस पद्धति का सबसे अच्छा उपयोग क्या होता है, देखिए इस पद्धति के अनुसार हम अपने समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस पद्धति के अनुसार हम समय के अनुसार कार्य कर सकते हैं निश्चित करके। मान लीजिए हमें किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो हम अपने जन्म के पक्षी के, मतलब आजकल तो ऑनलाइन चल रहे हैं, टाइम अपने हिसाब से डिसाइड हो जाता है। अगर हमें कोई इंटरव्यू देना है या लड़का देखने जाना है या कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें हम चाहते हैं कि हमें सफलता प्राप्त हो, तो हमें अपने जन्म के पक्षी के अनुसार ये देखना है कि वो किस समय शासन करने की अवस्था में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। हम एक छोटा से छोटा समय निकाल सकते हैं जिसके अनुसार हमें कार्य करना है, या किस समय हमें कौन सा कार्य करना है, ये हम उसका समय निकाल सकते हैं जो हमें सफलता मिले। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आप लोग माइक खोल सकते हैं अपना जी। ठीक है ना। और अभी तक जो मैंने ये बताया, ये छोटा आपको एक डेमो दिया पंच पक्षी शास्त्र का, कि इसमें जन्म के पक्षी के आधार पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। खास तौर पर अभी तक इसके अपने लिए कर सकते हैं, जबकि अपने लिए प्रेडिक्शन करने में हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं सभी विधाओं में, ये तो मानते हैं ना आप लोग। यस। तो इससे हम अपने लिए एक अच्छा समय निकाल सकते हैं जिस समय हमें कार्य करना है, जिसमें हमें सफलता चाहिए। आगे लोगों को बता भी सकते हैं उनके जीवन के बारे में, जातक के भविष्य के बारे में, वो सारी चीजें प्रश्न कुंडली के अनुसार कई चीजों से ये चीज निकल के आती है। अब वर वधु का मिलान करना है तो वैदिक कुंडली से तो करते ही हैं हम, तो एक बार अगर इससे भी करके देख लेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा, राइट। ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा डेमो था पंच पक्षी शास्त्र का। सवालों के अनुसार मैंने आपको बताया जो जो सवाल मन में आ सकते हैं। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सर मैं पूछूं सर? बिल्कुल पूछिए। सर मान लो अब्रॉड जाना है किसी को, या सेटल होना है, या वहां रहता हो, तो उसमें भी जन्म नक्षत्र ही देखेंगे उसमें भी? बिल्कुल, उनके जन्म के नक्षत्र के अनुसार उनका जन्म का पक्षी निकालेंगे। ओके ठीक है ना। अब अगर जाना है यस। तो हमें देखना है घूमने की गतिविधि में होना चाहिए, अच्छा, उसके लिए घूमना वाला होना चाहिए। है ना। शासन, खाना या घूमना, ओके हाँ सब ट्रैवलिंग होंगे ना एक तरीके से, हाँ राइट यस। ठीक है ना। तो उसमें देखेंगे तो वो बता सकते हैं कि किस समय आपका क्या अच्छा समय है, कब आप जा सकते हो या कब आपके जाने की संभावना है। सर खाली जन्म का नक्षत्र पूरी लाइफ चलेगा? हाँ जी बिल्कुल, पूरी लाइफ? पूरी लाइफ चलेगा, लेकिन उनके अवस्थाएं बदलती रहती है ना, क्रियाएं बदलती रहती हैं। वो भी टाइम निकलेगा ना सर हम लोग? बिल्कुल आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ओके राइट। ठीक है ना। ये जब इसको करेंगे ना हम इसको, तो हमें क्लियर थोड़ा और अच्छी तरीके से जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, वो सब चीजें मैं बताऊंगा आपको। सर रिकॉर्डिंग पीडीएफ देंगे सर आप? आज की
नहीं, आज की क्लास करेंगे उसके साथ। क्लास की भी मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी और रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी। ओके ओके। सर मेरा एक सवाल है। प्रभात जी। हाँ सर, किसी आदमी का सर मान लीजिए बहुत दिनों से बीमार है, जी। बीमार चल रहा है, हम्म। तो वो बीमार ठीक होगी कि नहीं होगी, इसको क्या जाना जा सकता है सर? बिल्कुल जाना जा सकता है। इसके लिए प्रश्न कुंडली का निर्माण कर सकते हैं हम पंचपक्षी के अनुसार। दूसरा, उनके जन्म, अगर उनका जन्म का नक्षत्र के अनुसार जन्म का पक्षी मिलेगा या निकाल सकते हैं, तो आगे आने वाले समय में कब रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी या नहीं होगी, वो पता चल सकता है। सर और एक सवाल, कोई एक जातक आया है तो वो पूछ रहा है कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी सरकारी, तो इसको भी बताया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, आप उनको बोलिए जिस समय आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे उसके लिए हम आपको एक समय निकाल के देंगे, आपको उस समय फॉर्म भरना है। और समय हम कौन सा निकालेंगे? शासन करने की गतिविधि का, उनके जन्म के नक्षत्र के अनुसार। सर और एक सवाल, कोई ऐसा जातक भी आता है तो पूछता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्यों इसको भी हम बता सकते हैं सर? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, बिजनेस करना चाहिए, सबसे पहले तो आप वो खुद ही आप उनसे पूछेंगे भाई क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या सोच रहे हो। दूसरा, जन्म का पक्षी, अगर हमारे उसके व्यक्ति के जन्म का पक्षी खाना, शासन करना और घूमने की अवस्था में है, और उसके साथ में जिस समय सवाल पूछा गया उस समय भी इसी अवस्था में है, तो आप खुलकर बोल सकते हैं आप बिजनेस करो, लाभ होगा। और कौन सा बिजनेस करना चाहिए उन जातकों को, वो भी बताया जा सकता है क्या सर? बिल्कुल बताया। कौन सा बिजनेस? बिल्कुल बताया सर। देखो, पक्षियों के ऊपर डिपेंड करता है। कर पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या केमिकल्स में या टेक्सटाइल में। जी जी, इसको भी बताया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बताया जा सकता है। जब हम पक्षियों की विशेषताएं पढ़ेंगे ना, गुण पढ़ेंगे उनके, अच्छा अच्छा, तब उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या क्या उनको बता सकते हैं। अच्छा ठीक है ना? ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्कार एकानंद जी। मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ सर। तेलंगाना से? जी महाराज जी, ये पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा हमारा? देखो, इंग्लिश में तो नहीं मिलेगा भाई, मैं हिंदी में करता हूँ। क्या बोलते, हिंदी पढ़ने में नहीं आता, समझता मगर वो पढ़ने में नहीं आता। तो आप उसको गूगल से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना? क्योंकि ये हिंदी में ही है और इंग्लिश में ज्यादा मुझे भी इतना मेरा होल्ड नहीं है। आप साहब बता देता हूँ, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे मेरे क्लास में जुड़ चुके हैं, वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूँ या कैसा वो बोलता हूँ। जी ठीक है ना? ओके सर। गुरुजी कितने समय का कोर्स है ये कितने समय का कोर्स है, कितनी इसकी फीस है, कितनी दक्षिणा है, ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ओके ठीक है सर, चलेगा। ठीक है ना? ओके ओके। गुरुजी मेरे पास तो लिंक आया था कहीं से, ग्रुप नहीं है आपका। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9810564565। शिवानी जी पूछ रही हैं, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली ही नहीं है, जन्म का समय ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे? राष्ट्र कुंडली बनाएंगे सर? नहीं सर। प्रश्न कुंडली से गुरुजी? हाँ जी, प्रश्न कुंडली से। उसके लिए प्रश्न कुंडली भी हो जाती है, और उसके लिए जो उस व्यक्ति का बोलता नाम है, अच्छा, वो किस नक्षत्र में आ रहा है, नाम का अक्षर। ओके। एक Right. नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 अक्षर होते हैं जी। तो वो किस नक्षत्र के किस नक्षत्र में आ रहा है, उस नक्षत्र के अनुसार जन्म का पक्ष निकाल कर सवालों के जवाब दे सकते हैं। जी, वैदिक से और इजी हो जाता है ना ये? हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए आवश्यकता ही नहीं है कि आपको वैदिक ज्योतिष का ज्ञान हो। राइट सर। नहीं, जिनको वैदिक का ज्ञान है उसके लिए और भी इजी हो जाएगा। उसके लिए तो बहुत ही, देखो नक्षत्र तो देखने हैं हमें,
हाँ, तो कुछ और देखना ही देखने नहीं के है। लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सिंपल, बहुत सीधी सरल पद्धति है और इसी के आधार पर आप फलित कर सकते हैं। बड़ा अच्छा जी। नाइस सर। और किसी को कोई सवाल पूछना है? सर मुझे पूछना है एक सवाल। जी पूनम जी। सर जैसे हम वैदिक में देखते हैं, वेद वगैरह देखते हैं कि उसमें फिर प्रॉब्लम जैसे आती है तो वेद को काफी पढ़ना पड़ता है, क्या इसमें भी वेद का कोई रूल अप्लाई होता है इस नहीं शास्त्र जी, में? इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, ये सिंपल चलती है बिल्कुल एकदम। ठीक है सर। सर इसमें वास्तु का भी कुछ लिंक है इससे कुछ? दिशाएं आ जाती है ना इसमें, ठीक है उसको अपने हिसाब से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। राइट। धन्यवाद धन्यवाद। जी धन्यवाद। गुरुजी तो फोन नंबर एक बार बोलिए हमारा। 9810 564 564 565। 565। थैंक यू सर। आचार्य सागर मेरा नाम है, नंबर ये है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। जी ये रिकॉर्डिंग हम दोनों ग्रुप में डाल देंगे व्हाट्सएप पे, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, जी दोबारा भी देख सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पर्सनल कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? जी गुरुजी। जी चलिए तो समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। आप नमस्ते सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। ग्रुप में मैं अभी ग्रुप को ओपन करूंगा, उसमें आप अपने विचार दे सकते हैं आज की क्लास के बारे में। जी गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। वेरी न्यू टॉपिक सर, बहुत जी, अच्छा। मजा आएगा करने में इसको। यस सर कुछ जानने बहुत मिला। अच्छा है गुरुजी, बहुत अच्छी क्लास लगी। धन्यवाद।